Hello my friends, I hope you all are doing great. So today in this video we are going to start a new chapter of NIOS class 12th geography, that is the chapter 19 and इस चैप्टर का नाम है मेजर इंडस्ट्रीज एंड कॉम्प्लेक्सेस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स जो रियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर जगह पर इस्टेब्लिश करने में. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एवरीथिंग वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो ये पहला पार्ट रहने वाला है. तो यहाँ पर हम जो सिग्निफिकेंस है ना इंडस्ट्रीज के उसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को. मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी. ठीक है, ये जो ज्योग्राफी है ना कि सिर्फ एनआईओएस वाले बच्चों के लिए, मैंने जो यूपीएससी का सिलेबस है वो भी पढ़ा है. ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने देखा था एकदम सेम टू सेम चीज़ चलती हैं. ठीक है, बस हाँ कोई उठा कर नहीं देखता. चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से चालू करते हैं अपनी क्लास को. स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में. मैं हूँ आपका दोस्त शामू. तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. पहली चीज़ ये है कि देखिए 1750 में ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था. नाउ फ्रॉम देन इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली स्टार्ट हो चुका था. ठीक है, बट हमारी जो कंट्री थी वो तो 1947 में जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी. ठीक है, मगर उससे पहले भी तो इंडस्ट्रीज़ थी, तो वो भी काफ़ी सारी जो मतलब एक तरीके से मान लें कि इंग्लैंड से अगर कोई चीज़ चली तो वो पूरे संसार में फैल गई, वहीं से सारी चीज़ें हुई थी. ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम पढ़ने वाले सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी रीडिंग अबाउट इंडस्ट्रीज़. जैसे कि अब देखिए, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि हमारे पास ये 3 सेक्टर होते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. ठीक है, क्वार्टनरी जो सेक्टर होता है वो जो ना टर्सरी का ही सब सेक्टर आता है. ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं इन 3 सेक्टर के. बेसिकली इन चीज़ों को तो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, क्योंकि देयर ओनली वी डील विद दीज ऑल द थिंग्स. ठीक है, मगर यहाँ पर हम इन चीज़ों को भी देखने वाले हैं. लाइक वी हैव इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इंडस्ट्रीज से पहले हम ये तो जान लें कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कौन से सेक्टर में आती है. हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं. प्राइमरी, यानी प्राइमरी में सारे के सारे एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स आ जाते हैं. अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमारे आते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जो कि हमारा इंडस्ट्रीज़ का, यानी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत एम्पल अमाउंट में यानी एक्सटेंसिव स्केल पर की जाती है, यानी फैक्ट्रीज में करी जाती है. ताकि वो सारी चीज़ें अभी बताऊंगा. ठीक है, अभी मैं आपके जो मतलब जो इमोशंस हैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं. तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा. यहाँ पर ये बात सुनिए. तो यहाँ पर सेकेंडरी जो सेक्टर होता है इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट टर्सरी सेक्टर, सो इन दिस सेक्टर व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव सर्टेन सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. आपने नाम सुना होगा, तो उसमें जो सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड करें, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, जैसे कि टीचर्स हो गए, जैसे कि जो डिलीवरी बॉय हो गए, स्विगी वगैरह, जोमेटो वगैरह, ये सारी सर्विसेज ही तो करते हैं. तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये टर्सरी सेक्टर में आती हैं. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा ना इस चैप्टर में वो रहेगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में. ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो काफ़ी इत्मीनान से हमने जो 14, 16, 17 जो चैप्टर्स थे वो बहुत इत्मीनान से देखे. उसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में, चाहे वो प्राइमरी रिसोर्सेज यानी एग्रीकल्चर यानी नेचुरल रिसोर्सेज, सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है. कौन सी फसलें कब उगाई जाती हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. तो वी हैव ऑलरेडी डन विद द प्राइमरी सेक्टर, बट नाउ वी आर डीलिंग विद दिस सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द एयरटेल, और जो आप जियो वोडा वगैरह के सिम यूज करते हो, ये भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. नाउ दे कम इन द टर्सरी सेक्टर्स. ठीक है, टर्सरी सेक्टर में ही आते हैं सारे के सारे. तो यहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि वी हैव ओनली 3 सेक्टर्स, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी. चले आगे, चलिए. तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा ना वो इस चीज़ पर रहेगा, दैट इज़ दी सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं. अब देखिए लंदन में 1750 के बाद जो है ना सारी चीज़ें जो है ना रेवोल्यूशनाइज हो गई थी. एक तरीके से जो जो गुड्स हाथों के द्वारा बनाए जाते थे ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्राफ्ट यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप थी. यानी जो पीपल हुआ करते थे वो हाथों से सारी बुनाई करा करते थे, और उसके बाद उनके जो कॉस्ट होती थी ना मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज हुआ करती थी. तो अब
ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रीज़ की हमें जो है ना डेवलप इंडस्ट्रीज़ को लाने में हमें क्या ज़रूरत पड़ी, लाइक हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रीज़ को कि हम यहाँ पर हमारे कंट्री में या कहीं पर भी वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ को लेकर आए, क्यों? देखिए, पहली चीज़ ये कि जो है ना पॉपुलेशन का एकदम ही इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इंक्रीमेंट जब हुआ पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुई तो उसके बाद उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी। अब जो हाथों से बन रहे थे वहाँ पर चीज़ें जो है ना वो सफिशिएंट नहीं थी, अब उनको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। अब जब चीज़ें चाहिए थी तो उसी ने कहीं ना कहीं जोर धरा और वहीं से इन्वेंशंस चालू हो गए। तो इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सरफेस पर आई और आज हमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं, इवन इन इंडिया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलते हैं, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ जो है ना कहीं यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। लाइक क्यों होती है इंडस्ट्रीज़? चाहे आप देखिए, अगर आपके पास आप अगर क्या बोलते हैं कुछ भी सामान ले लीजिए, आप मानकर चलिए एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हैं, आप लाइक मैक्रोनी खाते हैं या फिर कोई भी जो प्लेन फ्लोर है या फिर हम मैदा बोल सकते हैं उसे, ठीक है, उससे बनी हुई है, ठीक है, और वो आप खा रहे हैं, तो आपके पास भी वो चीज़ है और ऑल ओवर जो वर्ल्ड में भी वो चीज़ खा रही है, तो खाई जा रही है। अब एक जना अगर इसको प्रोड्यूस कर रहा है, हाथों से प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतनी जल्दी प्रोड्यूस कर लेगा नहीं, यहाँ पर मशीनों का काम आ जाता है, ठीक है। मशीन जो है ना उसको एक एक्सटेंसिव स्केल पर बनाने की कोशिश करती है, बनाती हैं, कोशिश नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल गुड्स होते हैं, ये मशीनें जो है ना जितनी भी हैं ये इनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स, ठीक है, इकोनॉमी में बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वैसे भी ताकि आपको जानकारी मिल जाए, बट मेरा जो मोटिव है ना वो यहाँ पर इतना है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने चैनल का नाम इन्फॉर्मेशन ज्ञान रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब सारी की सारी एक्सटेंसिव स्केल पर होती हैं इसीलिए तो बनाई जाती हैं ताकि जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल करा जा सके, उसको मीट करा जा सके, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो पिक्चर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करी जाती हैं चीज़ें, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, ये सब कहाँ पर मैन्युफैक्चर करा जाता है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। अब घर में तो कोई क्या नाम है रॉकेट वगैरह नहीं बना लेगा ना, अब हर कोई यूएसए नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक बोतल, पेपर, नोटबुक, पेन्स और पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें भी हम कहाँ पर बनते हुए देखते हैं? एक्सटेंसिव स्केल पर बनती है, क्योंकि यहाँ पर इनको यूज़ करने वाले काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखने के बाद, सारी चीज़ों को एक तरीके से इकोनॉमी में जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं ना उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद तब सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, ताकि एक तरीके से उनकी जो फिजिबिलिटी है ना वो मेंटेन करके रखी जा सके मार्केट में, ठीक है। चले आगे, चलिए, थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या आपको? मैं धीरे पढ़ाऊँ? नहीं, चलिए अपने ही पेस में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, खदान जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है, हम वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, जहाँ पर सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, इंक्लूडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन एनी फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन। देखिए गैस जो होती है इसको जो है ना कंप्रेस्ड करा जाता है, तभी तो इसका नाम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, कंस्ट्रक्शन हो गया या वाटर सप्लाई होगी, ये सारे एक्सटेंसिव स्केल पर प्रोड्यूस करे जाते हैं, तभी ये सारी चीज़ें काम में लेकर आई जाती हैं। अब ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। हमारी कंट्री को जो है ना एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता है। व्हाई डू वी कॉल आर इंडिया एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी? क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, लाइक ऑलमोस्ट अगर मानकर चलें 60 to 65 जो पॉपुलेशन है ना, अभी तो 45 या 50 होगी या 50 के अराउंड होगी, ठीक है, उतनी पॉपुलेशन जो है ना कहीं विलेज में रह रही है। हमें आज के समय माइग्रेशन भी देखने के लिए मिलता है। लोग क्या करते हैं, गाँव से उठकर जो है ना शहरों की तरफ जो है ना पलायन करते हैं। शहरों की तरफ जब पलायन करते हैं तो वो किस लिए जाते हैं शहरों में? ऑब्वियसली इन द क्वेस्ट फॉर वर्क, ठीक है, काम की तलाश में, ठीक है, ताकि वो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यानी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कंट्री को क्या बोलते हैं? दैट इज़ द एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर
जो प्राइमरी सेक्टर है यहाँ पर फार्मर्स इंक्लूड होते हैं। अब ये जो फार्मर्स हैं इनके ये जितनी भी चीज़ उगाते हैं ना वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जाती हैं। यहाँ पर जैसे कि मानकर चलिए वीट है, वीट को फार्मर ने प्रोड्यूस करा, कल्टीवेट करा, उसके बाद इसको जो ना कंबाइन या फिर मशीनों के द्वारा इसकी जो हार्वेस्टिंग करेगी, उसके बाद इसको जो ना मार्केट में बेचा गया, बेचने के बाद ये जो ना कंपनियों में आ जाता है, यानी फैक्ट्री में आ जाता है, फैक्ट्री में इसको जो ना ग्राइंड करा जाता है, पीसा जाता है, फिर इसका फ्लोर बनाया जाता है, फ्लोर को पैकेट में पैक करा जाता है, जहाँ पर उनको बोलते हैं FPI, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कहाँ हो रही हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो है ना तकरीबन इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है अपने एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा चैप्टर अलग है, इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम उसे। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा अगर हो सके तो। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ज्योग्राफी पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो तरह तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, हम अभी अपने आप को लिमिट करते हैं यहाँ पर। अब प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर करते हैं, ये उनको ये सेकेंडरी सेक्टर जो है ना हमारा ज़्यादा डेवलप हुआ ही नहीं। हमने डायरेक्टली फोकस करा है ना, देखिए हमारी जो इकोनॉमी है इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमने मेनली जो फोकस करा था वो एग्रीकल्चर पर करा था। बट हाँ 5 ईयर प्लान्स के अनुसार हमने जो ना इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करा, तभी तो जो इसरो जैसे और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो डेवलप हुई। ठीक है, तो वहाँ पर फोकस तो करा गया था बट उतना नहीं, उतनी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई। बट वी जम्प्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द टर्सरी सेक्टर, यहाँ पर हमने जंप कर दिया। इसलिए हमारे देश में जो BPO आउटसोर्सिंग जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, यानी हम सर्विसेज बहुत सारे जनों को प्रोवाइड कराते हैं। बाहर की जितनी भी कंट्री हैं, लाइक मानकर चलिए बार्कलेज हो गए, बार्कले एक ब्रिटेन की कंपनी है। ठीक है, बैंक है। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब वो जो ना आउटसोर्सिंग करता है इंडिया से यानी इंडिया में जो है ना उसने एक कंपनी स्टैब्लिश कर रखी है और यहाँ पर जो ना काफ़ी सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और यहाँ से जो ना सस्ते दाम में आउटसोर्सिंग, यानी अगर कोई भी सर्विस उनको ब्रिटेन में या फिर इंडिया में प्रोवाइड करानी है ना, तो यहाँ पर जैसे कस्टमर केयर हो गए, कस्टमर केयर यानी मानकर चलिए आपने एक कस्टमर केयर कॉल लगाई, वो बार्कलेज का कस्टमर केयर है। अब वो बार्कलेज का जो कस्टमर केयर है, मगर आप कहाँ रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, और इंग्लैंड का जो इंग्लैंड में जो बंदा बात कर रहा है ना कस्टमर केयर से, वो इंडिया में बात कर रहा है, इंडिया में उस समय पर नाइट में कॉलिंग हो रही है। तो नाइट वाले जो BPO होते हैं ना इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो एक तरीके से आउटसोर्सिंग सर्विसेज का आउटसोर्स करा जा रहा है। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग होती है, टर्सरी सेक्टर में हम सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज द स्विगी जोमेटो और कोई भी सर्विसेज हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहीं पर फॉल करती हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर को तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, बट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर समवेयर मेकिंग हर्डल्स। ठीक है, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें क्लियरिफाई करने की जरूरत है, जैसे कि वन विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ों पर वन विंडो क्लियरेंस दे दिया है, बट हमें अभी जो मैं ज़्यादा चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर को हमें जो ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया और स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया। ठीक है, और जैसे कि डिजिटल इंडिया और काफ़ी सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बैकबोन होता है इकोनॉमी की। बट कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो इनसे और इनसे भी चलती है। दे आर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द GDP ऑफ द इकोनॉमी, बट नाउ सेकेंडरी सेक्टर इज जस्ट टेकिंग पेस। ठीक है, अब तेज़ी से बढ़ रहा है ये भी सेकंडरी सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लाइक आने वाले समय में जो iPhone 15 है वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और हमारे इंडिया में भी सेल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, काफ़ी सारे गुड्स डेवलप करे जाते हैं। ठीक है, डीप में नहीं जाऊँगा ज़्यादा। ठीक है, वो फिर आप जो ना बोर हो जाएंगे, तो चलिए यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, कभी मौका मिलेगा ना आप लोगों को पढ़ाने का मुझे इन पर्सन, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तो मैं अपना जो बेस्ट दे ही रहा हूँ, मगर इन पर्सन में जो पढ़ाने की जो क्वालिटीज़ होती है ना वो कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना वो काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है पीपल्स को। ठीक है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन को। अब इंडस्ट्रीज़ को जो है ना बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वेटेज रखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के संदर्भ में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है, लाइक एग्रीकल्चर में आज के समय में ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ट्रैक्टर्स और जो अदर जो
हार्वेस्टिंग की जो मशीन है और जो सोइंग की मशीन है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब वो कैसे डेवलप हुई, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करा गया ना, मॉडर्नाइज करा गया है, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें जो ना लेकर चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकबोन ही तो होगी हमारी इकोनॉमी की। अगर देखिए आज के समय में हमें डेवलप इकोनॉमी इतनी डेवलप क्यों दिखती है, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, इसीलिए। अब ये जो है ना पीपल जो एग्रीकल्चर पर कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट हैं कि हम एग्रीकल्चर करेंगे और उसके बाद हमारे पास इनकम आएगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये डिपेंडेंस जो है ना हटा देता है, रिड्यूस कर देता है जो इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कम, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो एक बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अब उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में जो ना एक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा भी होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्केल पर उसका एक्सपेंसन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आज फोकस करा जा रहा है। मगर अगर हम आज़ादी के बाद जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर फोकस कर चलते हैं ना, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारा इंडिया बहुत आगे होता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, मगर यहाँ पर हमें इस सेक्टर पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर जो जॉब्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, बहुत ज़्यादा, और सैलरी भी अच्छी खासी होती है, यानी पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमी की होती है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। फिर जो है ना जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जो डेथ रेट, बर्थ रेट, फिर जो एजुकेशन लेवल है वो भी हाई होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बात आपको समझ, जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है ना कहीं ये हमें ना देखने के लिए मिलेगी फिर, ठीक है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी तरीके से डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ना वो अभी बैकवर्ड एरियाज़ में है ही नहीं, लाइक गाँव। अब मान के चलिए आप जो ना, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं गांव में रहता हूँ। अब भाई मेरे को जो ना अगर वक्त चाहिए, काम चाहिए, तो मैं जो ना शहर की तरफ चल दूँ, क्योंकि वहाँ पर जो ना आसपास इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं और वहाँ पर मुझे काम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर गाँव को इतना एम्पावर कर दें कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़े फिर शहर आने की, तो कहीं ना कहीं जो एक अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, अर्बन हीट लैंड बन रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। पॉपुलेशन जो सिटीज़ में इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो एक तरीके से जो है ना, एक तरीके से जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगी। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पर ही लोकेटेड है, जैसे कि बेंगलोर में, दिल्ली के नोएडा और गुड़गांव में, और क्या नाम है पुणे में, और रांची, रायपुर को, और लखनऊ, श्रीनगर, ऐसी जगहों पर, यानी जो कैपिटल सिटीज़ हैं और जो हब है ना, जो जैसे कि मानकर चलिए अब जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो नदियों के किनारे बसी हुई होती हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी एक तरीके से भरपूर वो जॉब का क्रिएशन निकाल कर लेकर आते हैं, क्योंकि कपड़े की डिमांड तो बहुत है ना वर्ल्ड में। तो इसीलिए एक तरीके से जो रीजनल डिस्पैरिटी है ना इंडस्ट्रीज़ की, यानी एक रीजन में तो कहीं बहुत ज़्यादा है और एक रीजन में कहीं पर है ही नहीं, तो एक तरीके से वो से कम करने के लिए हमें जो ना रैशनली सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड का, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो यानी जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो मेंटेन रहता है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेमिटेंसेज यानी फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ जाता है। तो हमारे पास जब एक्स्ट्रा यानी सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम उसको अपने पास रख कर सड़ाएंगे थोड़ी ना, हम तो उसे एक्सपोर्ट कर देंगे जी बाहर कंट्रियों में। जब एक्सपोर्ट होगा तो हमें कुछ पैसा तो मिलेगा ना वहाँ से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से हमारी जो कंट्री है ना, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड एट वैल्यूज टू द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ये बात है ट्रांसफॉर्मेशन। मानकर चलिए आप एक कंपनी में गए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, आपको पता है कि जो गेहूं वगैरह चावल वगैरह कैसे उगाए जाते हैं, बट यू ऑल्सो नो दैट कि उनको पकाकर एक अच्छी तरीके से पकवान, आप जो ना बड़े ऊंचे दर्जे के शेफ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप खाना पकाना भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कुक हैं आप, अच्छी तरीके से कुक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप जो ना उस जो रॉ मटेरियल यानी चावल और गेहूँ वगैरह उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर एक तरीके से एक अच्छा सा खाना बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल्स भी तो आएगी, आपकी जो स्किल्स है वो और चमक जाएगी, यानी हीरे को जितना घिसा जाएगा उतना वो चमक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो
इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो लोगों की जितनी भी स्किल्स है उनको एनहेंस कर देता है, उनको जो है ना कारगर साबित कर देता है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके सिग्निफिकेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के यानी इंडस्ट्रीज के सिग्निफिकेंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे सिग्निफिकेंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो तकरीबन हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का 25% जो है ना कहीं जॉब प्रोवाइड करती हैं 25% पॉपुलेशन को, ठीक है, आज के समय में, ठीक है। इन एडिशन टू दिस जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके मल्टीप्लाई इफेक्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरीके से होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन में मानकर चलिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट यही होते हैं। देखिए कि आप कुक हैं, आपने खाना बना दिया, अब भाई खाना तो बना दिया, अब उसे सर्व भी तो करना है। अब वो जो सर्विंग है ना वो है सर्विस, टर्सरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है और वहाँ पर भी जॉब क्रिएट कर रहा है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। ये होते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एडिशनली 2 से 3 जॉब क्रिएट कर ही देता है टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। या फिर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें। अब इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, ये सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती हैं इंडिया में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, इसलिए इन्हें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बोला जाता है। यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये कहीं ना कहीं जो गुड्स में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ ऐड कर देती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ यानी गुड्स तो गेहूँ चावल पड़े हैं ना, गेहूँ चावल पड़े हैं या फिर कॉटन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, वो तो रॉ मटेरियल है, उसको कुछ काम नहीं है जब तक उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मिलाकर उसको ढाल ना दिया जाए, ठीक है, वैल्यूज़ ऐड ना कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशनल सेक्टर भी बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, मगर यहाँ पर कुछ जो है ना दुखद चीज़ें भी हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें 58.2 पॉपुलेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं काम करती है, मगर ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 14.2, ठीक है। ये बात देखिए, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 15.8। अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें 12.1, मगर सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट हमने जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उससे डायरेक्टली हमने जंप लगाई है, किस पर जंप लगी, सर्विस सेक्टर पर, ठीक है। सर्विसेज को हमने तवज्जो दी, वी आर एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इजीली देख सकते हैं कितना गैप है। हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है जॉब के क्रिएशन से संबंधित, जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं और प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रन करे जा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी पूरी चीज़ें चल रही हैं, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने सिग्निफिकेंसेस देख ली हैं। वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर नाउ एंड वी विल बी गोइंग विद द चैप्टर एंटायरली और कॉम्प्रीहेंसिवली, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिवली हम पढ़ेंगे, नॉट ब्रीफली, ठीक है। हम एक एक चीज़ को इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी, यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।